दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस NSR ग्रामर चैनल पर। दोस्तों पिछले पार्टों में हिंदी साहित्य में उपन्यास के उद्भव से लेकर प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास तक विस्तृत चर्चा की गई है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम अभ्यास किए हैं। यदि उन वीडियोस को आप नहीं देखने से ऊपर आई बटन से एक नोटिफिकेशन आता है, उसे टच करके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे। आज का टॉपिक प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद जी के बाद हिंदी उपन्यास में विशेष रूप से दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ है। कथा वस्तु की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से एक नई प्रवृत्ति का आगमन हुआ है। प्रेमचंद जी के मृत्यु के बाद सन 1936 से 1950 तक हिंदी उपन्यासकार फ्राइड तथा कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। फ्राइड ऑस्ट्रिया के मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। मूल रूप से इनका सिद्धांत काम वासना या यौन प्रवृत्ति पर आधारित है। कार्ल मार्क्स के बारे में हम पहले प्रगतिवाद में पढ़ चुके थे, जो वामपंथी या साम्यवाद विचारधारा के प्रवर्तक थे। प्रेमचंद युग में हिंदी उपन्यासकार कृषक जगत, मजदूर वर्ग, अभावग्रस्त समाज से जुड़े थे। अब प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास इन समस्याओं से बाहर जाने लगे। गरीबी, बेरोजगारी, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह जैसी समस्याओं से भी दूर होने लगे। मुख्य रूप से प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देने लगे। समाज में व्यक्ति को कोई पहचान को बाहर लाने की कोशिश की। लगभग सभी उपन्यासकार अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का आधार बनाकर उपन्यास लेखन का कार्य किया, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो। इसलिए कुछ आलोचक इन उपन्यासों को गौर आत्मकेंद्रित उपन्यास मानते थे। दूसरी तरफ औपन्यासिक तत्व और परंपरा से थोड़ा दूर हटने के कारण इस युग को विवाद का युग भी कहा जाता है। इन कमियों के बावजूद भी बदलती हुई समाज का ये उपन्यास प्रतिबिंब है, सामाजिक पक्षधर है। सामाजिक चिंतन इस उपन्यास में हमें मिलते हैं। सामाजिक उपन्यास के साथ साथ आंचलिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास की परंपरा भी इस युग में चलते थे। चलेंगे प्रेमचंदोत्तर के हिंदी उपन्यास के बारे में। यदि हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करने से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। पिछले वीडियोस में 1 से 57वां प्रश्न तक अभ्यास किए हैं। इस वीडियो में 58वां प्रश्न से प्रारंभ होता है। एक एक प्रश्न के लिए केवल 4 सेकंड दिया जाएगा। चलेंगे 58वां प्रश्न के लिए। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को कुछ आलोचक इस प्रकार भी मानते थे: विवाद का युग, गौर आत्मकेंद्रित उपन्यास, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में हमें इस प्रकार के उपन्यास मिलते हैं: मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। कालक्रम को दृष्टिगत में रखकर भी प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास को इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं: सन 1936 से 1950 तक के उपन्यास, सन 1950 से 1960 तक उपन्यास, सन 1960 के उपरांत के उपन्यास। सन 1960 के उपरांत को हम साठोत्तरी हिंदी उपन्यास या समकालीन हिंदी उपन्यास भी कहते हैं। सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार प्रमुख रूप से जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र कुमार का नाम पहला स्थान है। जैनेन्द्र कुमार उपन्यास के क्षेत्र में एक नई शैली का सूत्रपात इन्होंने किया है। आपके उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक चित्रण की एक विशेष शैली दिखाई पड़ती है। इनका पहला उपन्यास फर्क सन 1929 में प्रकाशित हुआ। इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से विधवा विवाह की समस्या को चित्रण किया गया है। इसके बाद सुनीता 1935 में प्रकाशित हुआ। ये एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें प्रधान रूप से 3 पात्र हैं: सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न। इस उपन्यास में प्रधान घटना निर्जन वन में अर्धरात्रि के समय सुनीता का हरिप्रसन्न के सामने निर्वसन हो जाने की मनोवैज्ञानिक कथा का चित्रण हुआ है। इसके बाद त्यागपत्र सन 1927 में प्रकाशित हुआ। इसका अनुवाद अनेक प्रादेशिक तथा विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसमें मृणाल नामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। इसके बाद कल्याणी, सुकुदा, विवर्त, मुक्तिबोध सन 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। इसमें एक राजनीतिक नेता की करुणा कहानी का चित्रण हुआ है। अब इससे संबंधित प्रश्न: जैनेन्द्र का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? सुनीता, मुक्तिबोध, कल्याणी, विवर्त।
सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का यह उपन्यास मृणाल नामक युवती के आत्मपीड़न की गाथा पर आधारित है। त्यागपत्र, फरक, सुखदा, मुक्तिबोध। सही उत्तर है त्यागपत्र। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का पहला उपन्यास फरक के प्रकाशन वर्ष सन 1930, सन 1929, सन 1935, सन 1927। सही उत्तर है सन 1929। इसके बाद इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी जी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। इनके उपन्यासों में मानव मन की कुंठाओं एवं ग्रंथियों का सुंदर विश्लेषण किया है। इन्होंने विशेष रूप से हमारे शरीर में होने वाली ग्रंथियों को आधार बनाकर उपन्यास लिखे थे। एक एक ग्रंथि एक एक हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि थायरोट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इसका काम है कि थायराइड ग्रंथि का स्राव को नियंत्रण करता है। इसी तरह एड्रिनल ग्रंथि रक्तदाब को नियंत्रण करता है। वृषण ग्रंथि यौन आचरण को नियंत्रण करता है। इन्हीं ग्रंथियों के कारण हमारा शरीर में क्रोध, शांति, अशांति, चिड़चिड़ापन, इन प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है। इनका पहला उपन्यास घृणामयी सन 1929 में प्रकाशित हुआ है। घृणामयी। इसके बाद सन्यासी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। इसमें नायक नंद किशोर के अहम भाव को बड़ी मनोविश्लेषण ढंग से प्रस्तुत किया है और अंत में नंद किशोर सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है। सन्यासी बहुचर्चित उपन्यास है। इसके बाद पर्दे की रानी। पर्दे की रानी भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। पर्दे की रानी सन 1941 में प्रकाशित हुआ। नायिका निरंजना खूनी पिता और वेश्या माँ की पुत्री है। इस जानकारी के बाद उनकी मन हीन भावना से उत्पन्न हो जाती है और समाज के प्रति घृणा की भावना रखती है। इसके बाद प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र। इससे संबंधित प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? घृणामयी, सन्यासी, जिप्सी, कल्याणी। सही उत्तर है कल्याणी। अगला प्रश्न, इलाचंद्र के किस उपन्यास में नायिका निरंजना समाज के प्रति घृणा की भावना रखती है? पर्दे की रानी, निर्वासित, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र। सही उत्तर है पर्दे की रानी। तीसरा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। इन्होंने फ्राइड के मनोविश्लेषण को अनुसार मानव जीवन को प्रेरित करने वाली 3 मूल शक्तियाँ होती है। वे है अहम, भय, यौन प्रवृत्ति। इन तीनों को आधार बनाकर अगे ने मनुष्य की अहम मान्यता, मुक्त भोग आदि का चित्रण अपने उपन्यास में किया है। इन्होंने जो भी उपन्यास लिखे हैं वे बहुचर्चित हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध है। इनका उपन्यास शेखर एक जीवनी इन्होंने 2 खंडों में लिखा गया है। प्रथम भाग 1941 और द्वितीय भाग 1944। ये फ्लैशबैक शैली में लिखा गया एक प्रौढ़ उपन्यास में, जैसे हमें मूवीज़ में देखता है, पहले हीरो आता है और अपने कहानी सुनाता है, फ्लैशबैक कहानी, वो अंत तक चलता है। इसी प्रकार इसमें शेखर एक विद्रोह के रूप में दिखाया गया है। वे अपने माता पिता द्वारा लाए गए ट्यूटर को भगा देता है और माता पिता द्वारा लाए गए वैवाहिक प्रस्तावों को ठुकरा देता है। वो अपने जीवन को, अपने साथी को स्वयं स्वेच्छा से प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप। नदी के द्वीप सन 1951 में प्रकाशित हुआ। रेखा और भुवन, इनका 2 पात्र है, रेखा और भुवन। इनकी मनस्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। अपने अपने अजनबी सन 1961 में प्रकाशित हुआ। मृत्यु को सामने पाकर प्रियजन भी अजनबी बन जाने की कथा वस्तु का चित्रण हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न, अगे के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नदी के द्वीप। अगला प्रश्न, अगे ने किस उपन्यास को 2 भागों में लिखे गए? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है शेखर एक जीवनी। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में दूसरी श्रेणी साम्यवादी उपन्यास।
प्रमुख साम्यवादी उपन्यासकार यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, अमृत राय। अगला प्रश्न, निम्न में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन थे? राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, रांगे राघव, इलाचंद्र जोशी। सही उत्तर है इलाचंद्र जोशी। यशपाल साम्यवादी विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। यशपाल मुख्यतः सामाजिक यथार्थ को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाले उपन्यासकार है। इनका पहला उपन्यास दादा कामरेड सन 1941 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास दादा कामरेड प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास हैं। उपन्यासकार ने अपने इस उपन्यास में स्वाधीनता के पूर्व क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तारित चित्रण किया है। मजदूरों के संगठन को राष्ट्रोद्धार में अधिक मान्यता देकर क्रांतिकारी जीवन का चित्रण किया है। और इसके बाद देशद्रोही सन 1943 में प्रकाशित हुआ। गांधीवादी और कांग्रेस की तीव्र आलोचना की गई है इस उपन्यास में। इसके बाद दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता। दिव्या और अमिता ये दोनों उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अमिता उपन्यास में दलित पीड़ित नारी की करुण कथा का चित्रण हुआ है। इसके बाद झूठा सच यशपाल जी का प्रमुख उपन्यास है। सन 1958 में प्रकाशित हुआ। इसके दो भाग हैं। सन 1942 से सन 1957 तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन की भूमिका है। मुख्य रूप से झूठा सच उपन्यास में भारत विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। सो झूठा सच महत्वपूर्ण उपन्यास है यशपाल जी का। इसके बाद तेरी मेरी उसकी बात भी बहुत चर्चित उपन्यास है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। सन 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ और 1974 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का विरोधी के साथ सन 1919 से लेकर सन 1945 तक प्रत्येक राजनीतिक घटना और उसके प्रभाव का सजीव चित्रण हुआ है। और इससे संबंधित प्रश्न, यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन के दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है? दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, झूठा सच, देशद्रोही। सही उत्तर है झूठा सच उपन्यास को महाकाव्यात्मक रचना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, यशपाल जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, अमिता, दिव्या। सही उत्तर है तेरी मेरी उसकी बात। अगला प्रश्न, यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही प्रकाशन क्रम है? दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, अमिता। दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, देशद्रोही। दिव्या, अमिता, दादा कामरेड, देशद्रोही। अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, देशद्रोही। सही उत्तर है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, अमिता। अगला साम्यवादी उपन्यासकार रांगे राघव। रांगे राघव जी का वास्तविक नाम TNB आचार्य अर्थात तिरुमल्लई नंबाकम वीर राघव था। इनका प्रसिद्ध उपन्यास गौरंदा इनका पहला उपन्यास है। विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा सादा रास्ता, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश। और एक बार गौरंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टेला, सीधा सादा रास्ता, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश। अगला प्रश्न, निम्न उपन्यासों में रांगे राघव जी का उपन्यास कौन सा है? देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, मुर्दों का टीला। सही उत्तर है मुर्दों का टीला। अगला साम्यवादी उपन्यासकार राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचनाओं में बौद्ध सांप्रदाय एवं मार्क्सवाद का परिलक्षित होता है। यानी बौद्ध सांप्रदाय एवं मार्क्सवाद या साम्यवाद सिद्धांत इनकी रचनाओं में हमें मिलते हैं। इनकी प्रमुख उपन्यास सिन्न सेनापति, जय अवधेय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दिवोदास, भागो नहीं दुनिया को बदलो। और एक बार सिन्न सेनापति, जय अवधेय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दिवोदास, भागो नहीं दुनिया को बदलो। अगला प्रश्न, इनकी रचनाओं में बौद्ध सांप्रदाय एवं मार्क्सवाद की दृष्टिकोण मिलते हैं। रांगे राघव, राहुल सांस्कृत्यायन, यशपाल, अमृत राय। सही उत्तर है राहुल सांस्कृत्यायन। इसके बाद अमृत राय के नाम हम पहले सुन चुके थे। प्रसिद्ध और उपन्यास सम्राट
प्रेमचंद के सुपुत्र थे। इनके उपन्यास, इनके प्रसिद्ध उपन्यास बीज, नागफनी का देश, हाथी का दांत, सुख दुख, जंगल, धुआं। और एक बार, बीज, नागफनी का देश, हाथी का दांत, सुख दुख, जंगल, धुआं। अगले श्रेणी का उपन्यास सामाजिक उपन्यास। प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल लागर। भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल लागर, इनके अलावा और भी सामाजिक उपन्यासकार थे, इनके बारे में अगले चर्चा करेंगे। सामाजिक उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा जी का नाम अग्रणी है। जिस प्रकार प्रेमचंद युग में प्रेमचंद का नाम अग्रणी है, उसी प्रकार प्रेमचंदोत्तर युग में भगवती चरण वर्मा जी का नाम भी प्रथम स्थान है। वर्मा जी ने व्यक्तिवादी के माध्यम से समाज का यथार्थ चित्रण किया है। आधुनिक विचारों के पक्षपाती वर्मा जी गौर यथार्थवादी भी माने जाते हैं। इनका पहला उपन्यास पतन सन 1927 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद चित्रलेखा उपन्यास पर सिनेमा का निर्माण भी हुआ है। 1934 में प्रकाशित हुआ। ये इनका सर्वोत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। इनकी कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। इसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते सन 1946 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास को प्रथम राजनीतिक उपन्यास का दर्जा भी मिला है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसमें गांधीवादी, आतंकवाद और साम्यवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया है। इसके बाद आखिरी दाव सन 1950 में प्रकाशित हुआ। एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का चित्रण हुआ है आखिरी दाव उपन्यास में। इसके बाद अपने खिलौने 1957 में प्रकाशित हुआ। दिल्ली की आधुनिक सोसाइटी का कोकलापन चित्रण किया है इसमें। दिल्ली के आधुनिक सोसाइटी का कोकलापन चित्रण हुआ है अपने खिलौने उपन्यास में। और भूले बिसरे चित्र बहुचर्चित उपन्यास है। इसको सन 1961 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ। सन 1959 में प्रकाशित हुआ। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक 4 पीढ़ियों के जीवन चित्रित किया है। इसके बाद सभी नचावत राम गोसाई सन 1970 में प्रकाशित हुआ। 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़कर पूंजीपतियों और भ्रष्टाचार में जीवन का चित्रण किया है। इसके बाद दुप्पल, इसके बाद चाणक्य वर्मा जी का आखिरी उपन्यास से सन 1982 में प्रकाशित हुआ। इससे संबंधित प्रश्न, भगवती चरण वर्मा जी का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास हैं भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चाणक्य, चित्रलेखा। सही उत्तर है भूले बिसरे चित्र। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा जी का यह उपन्यास से सिनेमा का भी निर्माण हुआ। भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, दुप्पल, चाणक्य। सही उत्तर है चित्रलेखा। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण हुआ है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचावत राम गोसाई, आखिरी दाव, अपने खिलौने। सही उत्तर है टेढ़े मेढ़े रास्ते। अगला प्रश्न, वर्मा जी के इस उपन्यास में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा है। चित्रलेखा, अपने खिलौने, आखिरी दाव, दुप्पल। सही उत्तर है आखिरी दाव। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा जी का अंतिम उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, दुप्पल, चाणक्य। सही उत्तर है चाणक्य। अगला प्रश्न, इस उपन्यास में वर्मा जी ने 4 पीढ़ियों का जीवन चित्रित किया है। भूले बिसरे चित्र, चाणक्य, आखिरी दाव, चित्रलेखा। सही उत्तर है भूले बिसरे चित्र। अगला प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यासकार अमृतलाल लागर। इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। इनका पहला उपन्यास महाकाल 1947 में प्रकाशित हुआ। बूंद और समुद्र भी प्रसिद्ध उपन्यास है और श्रेष्ठतम उपन्यास है। बूंद और समुद्र इनका श्रेष्ठतम उपन्यास है, जिसमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादाओं और मान्यताओं को चित्रित किया है। और इसके साथ साथ इस उपन्यास में बूंद के रूप में व्यक्ति और समाज के रूप में समष्टि का प्रतीकात्मक संकेत है। इसके बाद सुहाग के नुपुर 1960 में प्रकाशित हुआ। तमिल के प्राचीन काव्य शिल्पादिकम पर आधारित है।
और अमृत और विष भी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 1966 में प्रकाशित हुआ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है अमृत और विष। 7 घूंघट वाला मुकड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, पीड़िया, ये उपन्यास भी प्रसिद्ध है। 7 घूंघट वाला मुकड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, पीड़िया। पीड़िया इनका आखिरी उपन्यास है। इससे संबंधित प्रश्न, अमृतलाल नागर का श्रेष्ठतम उपन्यास क्या है? मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। सही उत्तर है बूंद और समुद्र। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर का यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, पीड़िया। सही उत्तर है अमृत और विष। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रही है। ऐतिहासिक और आंचलिक उपन्यासकार के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ समकालीन उपन्यासकार के बारे में भी हम जानेंगे। तब तक के लिए NS सरग्राम से जुड़े रहिए। एक लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।